बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ। ताज़ा तरीन ख़बरें क्या नादरीन, ख़बर एक ही है। संगजानी जलसे के हवाले से जो इंटरनेशनल रिस्पॉन्स है उस पर बात करेंगे, और जो पाकिस्तान में एक बहुत खौफनाक बहरान जन्म ले चुका है और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर चक्की के दो पार्टों के दरमियान फंस गए हैं कि वो कहते हैं कि रुखे रोशन के सामने शम्मा रख के अब ये कहते हैं उधर जाता है परवाना या इधर आता है परवाना। अब ये परवाने के लिए मुसीबत बन गई है। बड़ी दिलचस्प वीडियो नादरीन। बात करते हैं कि इस असल मसले की जो इसकी जड़ अब साबित होने जा रहा है, और वहाँ से पहुँचने से पहले हम इश्क हकीकी में डूब कर लिखी गई शायर मशरक की नज़म साकी नामा, जो बहुत अजीम कलाम है, इसमें नादरीन इसका आज जिक्र करेंगे। इसमें साकी का इस्तिआरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए इस्तेमाल किया गया है, और जाम और मै के इस्तिआरे जज्बा जिहाद बेदार करने वाले इश्क इलाही की खैरात मांगने के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। नाज़रीन, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको तौफीक दे तो आपने ये तवील नज़म ज़रूर पढ़नी है, फिर आपको कलाम इकबाल का जो हकीकी जायका है वो चखने को मिलेगा। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम इस नज़्म के चंद अशार आपकी खिदमत में पेश करेंगे, जिनमें हकीमुल उम्मत हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने पूरी उम्मत की तरफ से अपने साकी यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की है, और अर्ज़ करते हैं, शराबे कोहन फिर पिला सा किया, वही जाम गर्दिश में ला सा किया। नाज़रीन, कोहन कहते हैं पुराने को या पुरानी को। इस शेर से मुराद ये है कि इश्क इलाही की वही पुरानी शराब मुसलमानों को फिर से पिलाई जाए, जो रियासत मदीना के मुसलमानों को 1450 साल पहले पिलाई गई थी। इससे नाज़रीन आप समझ सकते हैं कि ये नज़्म कितनी अहम है। फिर अर्ज़ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, तड़पने फुड़कने की तौफीक दे, दिले मुर्तज़ा सोज़े सिद्दीक दे, मुझे इश्क के पर लगाकर उड़ा, मेरी खाक जुगनू बनाकर उड़ा, जिगर से वही तीर पार कर, तमन्ना को सीनों में बेदार कर, खिरत को गुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। नाज़रीन, पीर असल में कहते हैं बड़ी उम्र के लोगों को, बुज़ुर्गों को। और आखिरी शेर की जो आखिरी मिसरा है जो अभी हमने पढ़ा, वो शायर मशरक उसमें एक बड़ी अजीब ख्वाहिश का इजहार करते हुए बड़ी अजीब दुआ मांगते हैं, क्योंकि दुनिया भर में सदियों से यही होता आया है कि जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो जवानों के उस्ताद और रहबर और रहनुमा होते हैं। लेकिन इकबाल ये अजीब दुआ मांग रहे हैं कि या अल्लाह, उम्मत मुसलमा के जवानों को बड़ी उम्र के लोगों का यानी पूरी कौम का उस्ताद बना दे। इस मौजू पर नाज़रीन फिर हम किसी अलग वीडियो में डिटेल से बात करेंगे कि किसी कौम के नौजवानों को बहसीयत तबका उस्ताद और रहबर रहनुमा के मनसब पर फायज करने से क्या मोजज़े रूनुमा होते हैं, और इसकी साइंस क्या है, क्योंकि ये एक तफसीली मौजू है। लेकिन मुख्तसरन आप यूँ समझ लें कि किसी भी कौम को अक्ल व खिरद की ग़ुलामी से आज़ाद करके इनकलाब की जद्दोजहद के रास्ते पर डालने का वाहिद नुस्खा ये है कि कौम की क़यादत और रहबरी व रहनुमाई का मनसब नौजवान तबके के हाथ में दे दिया जाए। नाज़रीन, शायर मशरक की नज़म साकी नामा के ये अशार और ये जो आखिरी मिसरा है वो कल रात हमें वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की तकरीर के दौरान यूथ और स्टूडेंट से की गई अपील देखकर याद आ गए, जिसमें उन्होंने इन दोनों तबकों यानी इन दोनों विंग्स को, यूथ विंग और स्टूडेंट्स विंग से कहा कि पीटीआई की जमहूरी जद्दोजहद की क़यादत अब आप करें, और पूरी कौम आपकी सरकर्दगी में ये जंग लड़ेगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं नादरीन कि गंडापुर उसी रास्ते पर चल पड़े हैं कि जो दुआ शायर मशरक ने 100 साल पहले मांगी थी साकी नामा में, और गंडापुर ने यकीनन नौजवानों को क़यादत देने का फ़ैसला पीटीआई और बानी पीटीआई की मुशावरत से ही किया होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पीटीआई इस हवाले से यकसू हो चुकी है कि तब्दीली के लिए इनकलाबी जद्दोजहद नागुज़ीर हो गई है, और क़यादत नौजवानों के हवाले करना
अब कामयाबी की पहली सीढ़ी होगा। नाज़रीन, वीडियो के आगाज़ में हमने अर्ज़ किया था कि नौजवानों को कौम की क़यादत देने से मोजज़े रोनुमा होते हैं। तारीख़ इन वाक़यात से भरी पड़ी है और ताज़ा तरीन जो मोजज़ा है वो बांग्लादेश में स्टूडेंट्स की एहतजाजी तहरीक है कि जब पूरी कौम उनकी क़यादत में बाहर निकल आई तो 16 बरस से मुसल्लत वज़ीर आज़म हसीना वाजिद को मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। नाज़रीन, इस्लामाबाद में संगजानी जलसे की कामयाबी ने पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया है। इस्लामाबाद के 29 रास्तों समेत पूरे मुल्क की शाहराहें 3000 कंटेनर्स लगाकर बंद किए जाने के बावजूद लाखों लोग कई किलोमीटर पैदल चलकर जलसागाह में पहुंचे। जंगलों झाड़ियों के दरमियान पगडंडियों पर चलकर और रेत के टीलों और छोटी छोटी पहाड़ियों को अबूर करके लोग चारों तरफ से जलसागाह में दाखिल होते रहे। और इस हवाले से जो वीडियोज़ हैं और जो क्लिप्स हैं वो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। बुज़ुर्ग लोग हैं नाज़रीन, पता नहीं, और जो पहाड़ी और अपना सहराई रास्तों पे चलने के आदी भी नहीं हैं, जंगलों और पगडंडियों में शहरों के रहने वाले लोग हैं, मैदानी इलाकों के, वो भी ये मुशक्क़त अपने जज्बा जुनून से कर रहे हैं। बड़ी नाज़रीन जोश बढ़ा देने वाली वीडियोज़ हैं, ये आप भी ज़रूर देखिएगा। ये सियासत नहीं है, ये जुनून है, ये इश्क है। और शायर मशरक़ का भी यही फरमान है कि जहाँ अक़ल की हद ख़त्म होती है वहाँ से इश्क की हद शुरू होती है और अक़ल की कोई हद है ही नहीं। इसलिए अक़ल वाले जितनी भी हदूद मुतय्यन करने की कोशिश करें, इश्क वालों को महदूद नहीं कर सकते क्योंकि उनका जज्बा लामहदूद है। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम संगजानी जलसे के आलमी असरात और आलमी रद्द-ए-अमल पर तफसील से बात करेंगे कि दुनिया ने इस जलसे पर नज़रें क्यों जमा रखी थीं और 8 सितंबर के इस अवामी समंदर से दुनिया भर में क्या पैगाम गया है। बैरून मुल्क से कौन कौन से तबकात की तरफ से और कौन कौन से ममालिक की तरफ से मुश्तरका दोस्तों के ज़रिए इमरान खान को मुबारकबादों के पैगामात भेजे गए हैं या उनसे रब्ता किए जाने का इम्कान है। कौन कौन से ममालिक के सफारतकार कल रात गए तक जलसे के हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल और पल्स रिपोर्ट अपने अपने दारुल हुकूमतों में भिजवाते रहे। कौन से 2 दारुल हुकूमत जलसे के हवाले से अपडेट्स और पल्स रिपोर्ट के हवाले से सबसे ज़्यादा बेचैन रहे और इसकी वजह क्या है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान ये जो फैसला कुन मार्का शुरू हो गया है, इसकी वजह से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर चक्की के 2 पाटों के दरमियान आ गए हैं। हुकूमत उनकी मजबूरी से फ़ायदा उठाने के लिए आईनी तरमीम की वारदात डालना चाहती है, लेकिन इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट की धमकी देकर उन्हें परेशान कर दिया है। वज़ीर आला गंडापुर ने रात संगजानी जलसे में ये ऐलान करके कि हम अब इनकलाबी जद्दोजहद शुरू करने से पहले कप्तान से पूछने नहीं जाएंगे बल्कि खुद ही ये काम कर देंगे। और अलीमा खान तो आपको पता ही है, कई माह से यही मुतालबा कर रही हैं कि खान की रिहाई के लिए या जो आखिरी जद्दोजहद का फेज़ है वो शुरू करने के लिए हमें खान से पूछने की या मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं है। और अब हमने देखा कि गंडापुर भी इसी रास्ते पर चल पड़े हैं, तो इससे अंदाज़ा होता है कि पीटीआई जो है वो यकसू हो गई है इस हवाले से फ़ैसला कुन अक़दाम करने पर। और गंडापुर ने कोई लगी लिपटी रखे बग़ैर वाज़ेह इशारा दे दिया है और कहा है कि जब हम बाहर निकलेंगे तो लोग बांग्लादेश को भूल जाएंगे। ये कोई ऐसी, उन्होंने सिर्फ एक शोला बयानी नहीं की, इसके पीछे पूरी एक साइंस है और एक पूरी तैयारी है और इसमें नौजवानों को और ख़ास तौर पर यूथ और स्टूडेंट्स को क़यादत करने का जो इशारा दिया गया है, ये पूरी एक प्लानिंग हो चुकी है। इनकलाब के दहाने पर है इस वक्त मुल्क। जो इमरान ने गलत नहीं कहा था, इमरान खान ने, कि पाकिस्तान में लावा पक चुका है, सिर्फ एक तीली दिखाने की ज़रूरत है। नाज़रीन, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर चक्की के 2 पाटों के दरमियान कैसे आ गए हैं और इसमें 14, 15, 16 सितंबर को इस्लामाबाद में होने वाली शंघाई सरबराह कॉन्फ्रेंस और चीन के वज़ीर आज़म के दौरे पाकिस्तान का क्या ताल्लुक़ है, अब ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन इससे पहले हम अपने नए आने वाले
दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें और कोई अहम वीडियो आपकी नज़रों में आने से रह न जाए। नाज़रीन, हमारी वीडियोस रिसर्च बेस्ड होती हैं और एक्सक्लूसिव ख़बरों पर मबनी होती हैं, इसलिए ये टेस्ट आपको किसी दूसरे यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगा। और ये फिक्री और नज़रियाती जो वीडियोस शेयर करना एक सदका जारिया भी है और एक मिशन भी है और एक इश्क भी है, इसलिए आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है और इस पर कमेंट्स भी करने हैं, क्योंकि जो क़यादत है वो नौजवानों के हवाले करने के इस जो आइडिया गंडापुर ने लॉन्च किया है अभी कल के जलसे में, इसके क्या असरात सामने आ सकते हैं, किस तरह खान बाहर आ सकता है, ये सारा आपने इस हवाले से अपनी तजावीज़ और अपनी राय भी देनी है रिमार्क्स में। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये बनी हुई है कि अमरीकी साइफर और लंदन प्लान के तहत आने वाली इम्पोर्टेड हुकूमत बड़ी बारीक साजिश के तहत पाकिस्तान में 14, 15, 16 सितंबर को होने वाली शंघाई सरबराह कॉन्फ्रेंस को ख़राब करके अमेरिका को खुश करना चाहती है। इस मौका पर चीन के वज़ीर आज़म समेत अमेरिका मुखालफ आलमी मुआशी बुलाक के रुकन ममालिक के सरबराह पाकिस्तान आने वाले हैं। जरदारी और नवाज शरीफ ने इस मौका को रियासत को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से इनकार करते हुए जो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला है, अदलिया को उल्टा बिलडोज करने वाली आईनी तरमीम, धौंस धांधली और लाकानूनियत की इंतहा करके मुल्क को सियासी फस्तायत की दलदल में धकेलने पर तुल गई है। अगर अदलिया पर इतना खौफनाक हमला होता है और तमाम आज़ाद जज फारिग करके फायज़ ईसा को 3 साल की तौसी दे दी जाती है, तो फिर मुल्क में पुरअमन इंतकाल इक़्तिदार या मौजूदा सिस्टम के अंदर रहते हुए तब्दीली का ऑप्शन हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। इसलिए इमरान खान ने ऐसी सूरत में स्ट्रीट मूवमेंट की धमकी दे रखी है। अली अमीन गंडापुर ने ये ऐलान भी इसी तनाजुर में किया है कि फिर लोग बांग्लादेश को भूल जाएंगे। नाज़रीन, चूँकि हुकूमत और पीटीआई दोनों के लिए ये ज़िंदगी और मौत का मसला बना हुआ है, इसलिए आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर और इस्टेब्लिशमेंट फंस गई है। अगर वो 14, 15, 16 सितंबर को मुल्क को पुरअमन रखने में कामयाब नहीं होती, तो आलमी सतह पर यह पैगाम जाएगा कि पाकिस्तान शदीद सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार है, जिसकी वजह से गैर मुल्की सरमायाकारी का जो थोड़ा बहुत चांस है वो भी ख़त्म हो जाएगा। हुकूमत इसीलिए फंसी हुई है कि उसके कुछ अपने मकासद हैं, उसके पास वक़्त बहुत थोड़ा है, यूँ समझ लें कि सिर्फ 1.25 महीना उनके पास बाकी रह गया है। काजी फायज़ ईसा की रिटायरमेंट के बाद मामलात इस हुकूमत के हाथ से बिल्कुल ही निकल जाएंगे। ये कहा जा रहा है कि जस्टिस मंसूर अली शाह 12 सितंबर को अमेरिका से वतन वापस पहुंच रहे हैं और 16 सितंबर से दोबारा सुप्रीम कोर्ट में बैठना शुरू कर देंगे। ये भी कहा जा रहा है कि उनकी वापसी हुकूमत के ताबूत में आखिरी कील भी साबित हो सकती है, इसलिए भी हुकूमत 16 सितंबर से पहले पहले या 12 सितंबर से पहले पहले कोई वारदात डालना चाहती है। नाज़रीन, जब वो 16 सितंबर से बैठना शुरू करेंगे तो ये कहा जा रहा है कि 16, 17, 18 सितंबर को मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली तहरीरी फैसला भी आ सकता है, जिसके बाद हुकूमत के हाथ मज़ीद कट जाएंगे। इसलिए हुकूमत के लिए भी अगला हफ्ता या अगले 7-8 दिन ज़िंदगी और मौत का मसला बने हुए हैं और वो आला अदलिया पर शब खून मारने पर तुली हुई है, जिसे प्री एम्प्टिव स्ट्राइक भी कहते हैं कि दुश्मन के हमला करने से पहले ही आप उन पर हमला कर दें। और इसलिए वो आला अदलिया के जो जजेस मखसूस नशिस्तों वाला फैसला देना चाहते हैं और फॉर्म 45, 47 का जो रिट पिटीशन है उसे टेकअप करना चाहते हैं, वो उससे पहले ही हमला करके क्या करना चाहती है ये अब कोई राज नहीं रह गया। नाज़रीन, अब देखना ये है कि इस्टेब्लिशमेंट इस बहरान से कैसे निकलती है। नाज़रीन, एक तो शंघाई सरबराह कॉन्फ्रेंस की वजह से और दूसरे पाकिस्तान की सियासत के इंतहाई धमाका खेज दौर में दाखिल हो जाने की वजह से पाकिस्तान
آج کل دوست اور دشمن ممالک کی توجہ میں سر فہرست ہے۔ شنگھائی سربراہ کانفرنس دنیا کا سب سے بڑا ریجنل بلاک ہے اور اس کے رکن ممالک میں دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی رہائش پذیر ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا بلاک ہے۔ اتنے اہم بلاک کی سربراہ کانفرنس پاکستان کے لیے بلا شبہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے اور بڑا عظیم موقع بھی ہے، لیکن امریکی بلاک کی غلام موجودہ امپورٹڈ سرکار نے یہ عظیم موقع ضائع کر دیا ہے، اور آپ نے اس حوالے سے کوئی جوش و خروش نہیں دیکھا حکومت کے حوالے سے یا حکومتی سرگرمیوں کے حوالے سے یا میڈیا میں۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ پاکستان کے جو معاملات ہیں وہ کن لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں کہ اتنا عظیم موقع وہ ضائع کر رہے ہیں اور کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، آئینی ترمیم اور اپوزیشن کو کچلنا، عمران خان کو کچلنا۔ ناظرین، روٹیشن کے قانون کے تحت اس سربراہ کانفرنس کی میزبانی پاکستان کے حصے میں آئی ہے۔ اس میں موجودہ حکومت کا کوئی کردار نہیں ہے، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ اس موقع پر ملک پر امریکہ کی غلام حکومت برسر اقتدار ہے، جسے شنگھائی تعاون تنظیم سے کوئی دلچسپی ہے اور نہ ہی شنگھائی سربراہ کانفرنس سے۔ اس لیے حکومت کی طرف سے پوری کوشش کی گئی کہ کنٹینرز لگا کر پی ٹی آئی کے جلسے کا راستہ روک دیا جائے، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے کل دوپہر فون کر کے جلسے میں مزید رکاوٹیں ڈالنے سے روک دیا۔ یہ ویڈیو ہم نے کل اپلوڈ کی تھی، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اس کی تفصیل، کیونکہ اگر کوئی بڑا واقعہ یا تصادم رات ہو جاتا تو ایک ہفتے بعد ہونے والی یہ عالمی سربراہ کانفرنس امن و امان کا مسئلہ پیدا ہونے کی وجہ سے متاثر ہو سکتی تھی، لیکن حکومت پھر بھی باز نہیں آ رہی اور اس نازک موقع پر اسٹیبلشمنٹ کی مجبوریوں کو استعمال کرتے ہوئے آئینی ترمیم کی واردات ڈالنا چاہتی ہے، جس کے ہم پہلے بھی کچھ اشارہ دے چکے ہیں۔ ناظرین، مغربی اقتصادی بلاک کا معاشی میدان میں مقابلہ کرنے کے لیے شنگھائی تعاون تنظیم روس اور چین نے مل کر قائم کی تھی۔ اس لیے ان دونوں ممالک کی حکومتوں کی طرف سے کل کے جلسے کی اپڈیٹس لینے کے لیے اسلام آباد میں اپنے سفارت خانوں سے مسلسل رابطہ رکھا گیا، کیونکہ دنیا کے کئی ممالک نے اگلے ہفتے اپنے سربراہوں کے پاکستان آنے کے حوالے سے فیصلہ کرنا ہے۔ اگر حالات کشیدہ ہو جاتے ہیں تو سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر یہ کانفرنس ناکام یا کینسل ہونے کا خطرہ ہے، جو اس تنظیم کے بانیوں چین اور روس دونوں کے لیے سخت صدمے کا باعث ہوگی۔ اس لیے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس موقع پر احتجاج مؤخر کرنے کے لیے صدر پیوٹن اور صدر شی جن پنگ کی طرف سے اڈیالہ جیل میں قید عمران خان سے ذاتی طور پر پرائیویٹ چینلز کے ذریعے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ اس خواہش کا اظہار کیا جا سکتا ہے کہ براہ کرم آپ اپنا احتجاج جو ہے وہ مؤخر کر دیں۔ ناظرین، اسلام آباد کے سفارتی حلقوں سے رابطے میں رہنے والے صحافیوں کا کہنا ہے کہ جن دیگر ممالک کے سفارت خانے سنگجانی جلسے کی صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے تھے، ان میں برطانیہ، امریکہ، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بھارت، ایران اور افغانستان شامل ہیں۔ ان میں سے ہر کسی کی اپنی اپنی ترجیحات ہیں، جسے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ امریکہ اور برطانیہ نے اپنے سفارت خانوں سے جلسے کے حوالے سے پلس رپورٹ اس لیے منگوائی کہ اس نے موجودہ حکومت کی طرف سے، یعنی شہباز حکومت کی طرف سے آئینی ترمیم کر کے پی ٹی آئی کو مصر کی اخوان المسلمون کی طرز پر کچل دینے کے فیصلے کی حمایت کرنے یا مخالفت کرنے کا بڑا اہم فیصلہ کرنا ہے، جس کے پاکستان کی سیاست پر اور پورے خطے میں امریکہ کے باقی رہنے یا موجود رہنے یا یہاں سے بوریا بستر لپیٹ کر چلے جانے کے حوالے سے یہ بہت اہم فیصلہ ہوگا۔ بھارت کے اپنے منفی مقاصد ہیں، وہ اس موقع کو پاکستان کو معاشی حوالے سے مزید کمزور کرنے کی سازشوں کے سلسلے کو اور تیز کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی دلچسپی عمران خان کی سیاسی مقبولیت کے حوالے سے تازہ ترین عوامی پلس رپورٹ لینے میں ہے، کیونکہ انہوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ موجودہ شہباز حکومت کے ساتھ معاشی حوالے سے عدم تعاون کا جو موجودہ سلسلہ ہے وہ جاری رکھا جائے، یا اپنی پچھلے 2.5 سال والی جو پالیسی ہے اسے بدل کر شہباز حکومت سے تعاون بڑھا دیا جائے۔ ناظرین، ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی سفارت خانے سے جو رپورٹ گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کی عوامی حمایت
اور لوگوں کے جوش و جذبے میں کوئی کمی نہیں ہوئی، اس لیے موجودہ صورتحال میں شہباز حکومت کو بڑے پیمانے پر مالی امداد دینے یا پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے کا پاکستانی عوام کی بھاری اکثریت میں منفی پیغام جائے گا، اور وہ یہ سمجھیں گے کہ جو 8 فروری کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے وہ ڈاکہ ڈالنے میں شہباز حکومت کو سعودیہ کی بھی خفیہ پشت پناہی حاصل ہے۔ ناظرین، ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکہ، برطانیہ، چین، روس اور عرب ممالک میں عمران خان کے جو چاہنے والے ہیں ان کی طرف سے مشترکہ دوستوں کے ذریعے جلسے کی کامیابی پر مبارکبادوں کے پیغامات آ رہے ہیں، اور امریکہ، برطانیہ سمیت جو باقی مشرقی اور مغربی ممالک ہیں وہاں کی جو اوورسیز پاکستانی کمیونٹی ہے وہ بھی بہت خوش ہے، اور ان میں بھی جو عمران خان کے قریبی دوست ہیں ان کے بھی مشترکہ دوستوں کے ذریعے پیغامات آ رہے ہیں جو اڈیالہ جیل میں اپنے طریقے سے پھر پہنچا دیے جائیں گے۔ اور خان اپنی قوم اور پارٹی کے اس پرجوش رسپانس پر بہت خوش ہے، ایسا کہنا ہے ان ذرائع کا جن کی آج عمران خان سے رابطے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔